नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास अपन ने शुरू कर रखी है, विशेषकर सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है उनका सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, तो सभी साथी सर्वा क्लासेज के साथ में जुड़े और क्लास को सब्सक्राइब कर ले। चैनल आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम आपके लिए प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उसमें ज्योग्राफी के जितने सारे भी प्रश्न आए हैं, किस रूप के आए हैं, सबको विस्तार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो किस तरह से उसका उत्तर अपन देंगे, तो उन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। भारत और विश्व से संबंधित संपूर्ण ज्योग्राफी के जो प्रश्न है उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। सारा का सारा चैप्टर जो है आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित मुख्य रूप से है, तो यहीं से आए प्रश्न। आप ये मत देखना कि ये प्रश्न यहाँ नहीं मिलेंगे। आरबीएससी और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इन्हीं में से ये प्रश्न आपको मिलेंगे। तो शुरू करेंगे क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थरे सा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थरे सा शीशा तलाश कर। तो अपन बहुत अच्छी खासी मेहनत यदि करेंगे तो जिंदगी में साथियों दिन सफल अवश्य हो जाएंगे, और यदि मेहनत ही नहीं करेंगे तो सफलता फिर कैसे मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। ये जो प्रश्न पत्र है 2009-2025 का जो एक ग्रुप का प्रश्न था, डी आगे के इसमें सॉरी हाँ डी वाला ही है ये। तो ये डी ग्रुप वाला जो प्रश्न पत्र था, जीके वाला जो प्रश्न था सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, तो उस सेकंड ग्रेड का जो पेपर था वहां से ये प्रश्न मैंने जो प्रश्न आए हैं वो लिए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पंचगंगा और कोयना प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपको पता है ये नदियां मुख्य रूप से कृष्णा की सहायक है। तो पहले इससे पहले वाले जो 23 और 24 में प्रश्न पूछे गए थे उसमें जो गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में पूछा था, वैतरणी वगैरह के बारे में पूछा था, लेकिन अब यहाँ पूछा है कृष्णा की सहायक। तो कोयना नदी इसके ऊपर मुख्य रूप से महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में दोनों नदियां महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, तो महाराष्ट्र में कोयना बांध बना हुआ है। और ये बांध इसलिए चर्चा में है, जगह का नाम है लातूर, और इस स्थान पे 1967 के अंदर भारत के अंदर प्रायद्वीपीय भाग जो है उसमें भूकंप नहीं आता साथियों, लेकिन यहाँ 1967 में भूकंप आया था। और भूवैज्ञानिकों ने उसका कारण मुख्य रूप से क्या माना था, लातूर क्षेत्र के अंदर जो कोयना बांध है उसको इसका प्रमुख कारण माना था कि इस कोयना बांध के बनाने से यहाँ की जो प्लेटें हैं उन प्लेटों पर मुख्य रूप से जो भार बढ़ा था, जिसके कारण से प्लेटों के अंदर संकुचन पैदा हो गया, जिस वजह से या तो प्रसरण हुआ या फिर संकुचन हुआ, उस वजह से इस भाग के अंदर जो है वो क्या हुआ, भूकंप आया। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है। तो ये पहले से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था कि यदि अपन ब्रह्मपुत्र घाटी की बात करेंगे, जैसे ये भारत का मानचित्र यदि है, तो हम यहां देखेंगे ये मान लिया भारत है, तो यहाँ पे असम वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से है, तो यहाँ का जो तेल क्षेत्र यहाँ आपको नजर आएंगे। सबसे पहले तेल मैंने कहा था यही मिले थे, जैसे कि सबसे पहला दिग्बोई था कारखाना यहाँ पे, लेकिन रुद्र सागर यहाँ बात आई है, तो रुद्र सागर भी इसी भाग का प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ आई है नारकटिया, तो नारकटिया भी मुख्य रूप से यहीं का है। फिर बात आई है यहाँ पे मुख्य रूप से लखीमपुर की, तो लखीमपुर भी असम में यहीं पे है। तो बचा कौन सा, बचा है अलियाबेट। तो अलियाबेट मुख्य रूप से अपतटीय प्रदेश में मुख्य रूप से गुजरात का जो तटवर्ती क्षेत्र है ना, यहाँ मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रमुख तेल क्षेत्र है अलियाबेट। यहाँ एक द्वीप है तो उसका प्रमुख क्षेत्र है। तो ये इसमें ऑप्शन जो है ना, इस कारण से क्या हो जाएगा कि कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं है, तो अलियाबेट हो जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अपन चर्चा करें तो ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से यहाँ इस भाग से निकलती है, और यहाँ नामचा बरुआ जो पर्वत श्रेणी उसको चक्कर लगा करके गहरे गोर्ज का निर्माण करती हुई असम में बहती है, और उसके बाद में इधर गंगा नदी जो है उसमें मिलकर के यहाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हुई
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बड़ी विशेषता इस नदी की है कि यहाँ पे एक असम के अंदर माजुली द्वीप है जो सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि माजुली द्वीप इस नदी पर है जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और यहाँ ब्रह्मपुत्र को मुख्य रूप से सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। ठीक है, तो तिब्बत के पठार से ये मुख्य रूप से निकल करके और भारत में बहने वाली प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है ना, तो इसके क्षेत्र में रुद्रप्रयाग, नारकटिया, लखीमपुर है ना, और यदि अपन अलियाबेट की बात करते हैं तो पश्चिमी भाग में अवस्थित है, तो इसमें अलियाबेट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके समक्ष आ चुका है। वो प्रश्न क्या है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण का कह सकते हैं, आर्थिक मामलों का प्रश्न कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एफडीआई की बात की है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना, एफडीआई की बात यहाँ पे की है, तो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? तो मुख्य रूप से ये तो सीधा सा प्रश्न है, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अपन कहेंगे तो 24 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यदि 24-25 के बाद देखते तो मालूम चल जाता। इसमें महाराष्ट्र सही उत्तर है, तो लगभग 39% जो एफडीआई है वो अकेले महाराष्ट्र में आया था 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यूएनपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी, है ना, थीम पूछा है इसका, तो इसकी थीम मुख्य रूप से क्या थी यूएनपी की? तो यूएनपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025, और पर्यावरण दिवस जो मुख्य रूप से अपन मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की अपन बात करेंगे तो 5 जून को अपन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, और यूएन की स्थापना जो मुख्य रूप से होती है वो आपको पता ही है 24 अक्टूबर को 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और 2025 के अंदर इसका स्थापना वर्ष था मुख्य रूप से 80वां स्थापना वर्ष था। 80वां ही था ना, 80वां स्थापना वर्ष था। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में संपूर्ण पृथ्वी या विश्व के समुदाय को किस प्रकार का नुकसान नहीं हो, तो किस से बचाने के लिए तो अधिक पेड़ उगाइए, तो पेड़ तो लगाना ही लगाना था। सस्टेनेबल डेवलप टिकाऊ विकास की बात तो 2015 से अपन कर ही रहे थे, पिछले में आया था ना टिकाऊ विकास संबंधित प्रश्न आ रहे हैं एक से दूसरे से जुड़े हुए। और यहाँ प्लास्टिक प्रदूषण को हटाइए, ये महत्वपूर्ण थीम इसकी रखी थी कि प्लास्टिक प्रदूषण से विश्व को बचाना है और प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना है, ये थीम इसकी रखी गई थी। ठीक है ना, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाइए। फिर अगला प्रश्न, लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियां कौन सी है? तो लघु हिमालय और शिवालिक, देखो यदि हम हिमालय की बात करेंगे, है ना, हिमालय की बात करेंगे तो मैं यही मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यह भाग है मुख्य रूप से भारत का। इसमें अपन देखेंगे तो सतत पर्वत श्रेणियां आपको मिलेगी, जैसे कि यहाँ एक पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी इस भाग के अंदर जो कंटिन्यू श्रेणी है। इस श्रेणी का नाम मुख्य रूप से है कराकोरम। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे वाली भाग जो है, यहाँ एक पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी, कंटिन्यू श्रेणी मिलेगी, है ना, तो इसका नाम मुख्य रूप से है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, ठीक है ना, काफी लंबी दूर तक ये चलने वाली श्रेणी है वृहद हिमालय। कराकोरम जो है ये मुख्य रूप से पार हिमालय का हिस्सा है, पार हिमालय। ठीक है ना, अब देखो इसमें यहां इसके बाद में यहां जो पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से आपको मिलेगी, है ना, इसको बोलते हैं लघु हिमालय। और सबसे अंत में यहां जो पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी इसको बोलते हैं शिवालिक। यहां प्रश्न पूछा है, अब सबसे पहले तो आपको क्रम पता होना चाहिए कि सबसे पहले पार हिमालय, फिर वृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक श्रेणी। अब इसके अंदर प्रश्न पूछा है कि निम्न घाटियां जो है इनमें से कौन सी घाटियां यहाँ पे है? तो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, देहरादून, है ना, तो इन तीनों में से
कहां पूछा है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। अब एक बात ध्यान दे लो कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटियां है ना, ये लघु और ये शिवालिक, यहाँ की जो घाटियां है ना, तो इनको दून और द्वार कहा जाता है, दून व द्वार। तो इनके साथ मुख्य रूप से इतना सा ध्यान में रख लो कि शिवालिक और लघु के बीच की घाटियों को दून और द्वार कहा जाता है। तो जैसे पठानकोट दून है, देहरादून है ना, पाटली दून है ना, तो या हरिद्वार है, इस रूप में इन घाटियों को जानते हैं। इस वजह से यहाँ पे देहरादून जो शब्द आ रहा है वो इस भाग के अंदर है, ठीक है, दून और द्वार कहा जाता है। लेकिन कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, ये घाटियां मुख्य रूप से कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। तो ये घाटियां आपको वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मिलेगी, इस भाग में मिलेगी। कौन सी? जैसे कांगड़ा और कुल्लू, ए और ब, ठीक है, ये यहां मिलेगी। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया इसमें? केवल स। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन केवल स इसका राइट है, तो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कुल्लू, कांगड़ा, यानी क्रम भी ध्यान रखना है। कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल, ये श्रेणियों का यहाँ कश्मीरी हिमालय की 4 श्रेणी और ये भी आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले यहाँ कंटिन्यू एक श्रेणी है जिसको अपन कराकोरम कहते हैं, ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद में लद्दाख श्रेणी आती है, उसके बाद में जास्कर श्रेणी आती है, उसके बाद में पीर पंजाल श्रेणी आती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण इन श्रेणियों का कश्मीर हिमालय के अंदर, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चले आगे। अगला प्रश्न पूछा है, सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा अपन दिमाग लगा लेते हैं ना तो इजीली इस तरह के प्रश्नों को बहुत बार आता है। आरपीएससी ने जो पेपर लिया उसमें बहुत ही कठिन लेवल रखा गया था भाई, तो यहाँ तो मुझे कोई विशेष कठिन लेवल नजर नहीं आ रहा है ना, कोई भी ज्यादा कोई कठिन लेवल है यहाँ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा समझने की बात है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता 20% से कम पाई जाती है? इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि परिवर्तनशीलता कम और अधिक कहां कैसे मिलेगी, है ना। तो ये भारत का मानचित्र यदि मैं यहाँ पे ले रहा हूं और इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ जाएगा कि परिवर्तनशीलता होती क्या और कहाँ कम और कहाँ पे ज्यादा। ये मान लिया भारत है ना, थोड़ा सा जल्दी भी बनाया मैंने। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, इस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, यह भाग कौन सा है? वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया। यहां वर्षा कैसी होती है? अच्छी वर्षा, अधिक वर्षा होती है, लगभग 100 से 150 सेमी के बीच में वर्षा होती है। यह उत्तर का विशाल मैदान वाला ये पश्चिमी रेगिस्तान है, या पश्चिमी रेगिस्तान वाला भाग है। यहाँ कितनी वर्षा होती है औसत? 20 से 50 सेमी न्यूनतम वर्षा। अब आप ध्यान दे लो यहाँ पे थोड़े सा, क्या ध्यान देंगे कि जो वर्षा की जो परिवर्तनशीलता मिलेगी आपको, कम वर्षा वाला क्षेत्र अधिक परिवर्तनशीलता, अधिक परिवर्तिता, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र न्यून परिवर्तिता। अब अधिक परिवर्तिता और न्यून परिवर्तिता, अब देख लो वर्षा कि यहां यदि 20 से 50 से भी वर्षा है तो यहां परिवर्तिता 50 से 100% पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक समय ऐसा होता है कि वर्षा एकदम से 10 सेमी भी नहीं होती, एक समय ऐसा आता है कि वर्षा 100 सेमी हो जाती है अचानक। तो इसके बोलते हैं चेंजेस जो आते हैं वो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर आते हैं, वर्षा की परिवर्तनशीलता यहाँ पे ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो लगभग यहाँ पे 50 से 100% तक परिवर्तनशीलता देखने को मिल जाती है। फिर अपन देख लेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 11 के अंदर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा इजीली, ये वहीं से उठाया गया प्रश्न है कि 25% से कम परिवर्तनशीलता कहाँ मिलेगी। तो 25% से कम परिवर्तनशीलता कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए अपन चलेंगे, कहाँ चलेंगे? एक तो पश्चिमी घाट। अब इसमें देखो पश्चिमी घाट का कहीं के
नाम नहीं आया ना, तो यहाँ पश्चिमी घाट ना यहाँ सबसे कम परिवर्तनशीलता है, इसको मैं ग्रेन से यहाँ कर रहा हूं, यानी 25 से कम परिवर्तनशीलता में इस संख्या से दिखा रहा हूं। एक पूर्व उत्तर पूर्वी राज्य है ना, यहाँ 25 से कम परिवर्तनशीलता पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पर भी 25% से कम परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अब इनमें से देख लो इस ऑप्शन में कौन सा है, उत्तर पूर्वी राज्य गुजरात, कारोमंडल और पंजाब, है ना, तो कौन सा आ गया, उत्तर पूर्वी राज्य, ये आ गया ना। तो इसमें सबसे कम परिवर्तनशीलता है, क्योंकि जहां अच्छी वर्षा होती है, प्रॉपर मानसून आता है, तो प्रॉपर जितनी वर्षा होनी चाहिए उसी लेवल में वर्षा होती है। मानसूनी पवनें अच्छी नमी लेकर के आती है। सबसे पहले इसी बंगाली खाड़ी की मानसूनी शाखा इसी भाग में अच्छी वर्षा करती है, अरब सागरीय शाखा है वो इसी भाग में अच्छी वर्षा करती है, तो नो डाउट कोई चिंता। लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते वर्षा कम और अधिक हो जाती है, इसके कारण सबसे अधिक परिवर्तनशीलता पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अब बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मध्यम परिवर्तनशीलता मिलेगी आपको, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, मिष्टी किस प्रकार के वनों से संरक्षण से संबंधित है ना। तो यहाँ पे एम शब्द जो है ना वो मैंग्रोव के लिए ही है, एम शब्द जो है वो मैंग्रोव वनों के लिए है ना। तो मिष्टी जो शब्द है ना, इसके यदि अपन विस्तार इसका देखेंगे ना, तो इसका विस्तार ही इस रूप में है। तो मैंग्रोव से पता चल गया आपको, इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी यहाँ पे, मिष्टी, एम का मतलब मैंग्रोव से है, आई का मतलब इनिटेटिव से है, एस फॉर शोरलाइन से एस का मतलब है, एस का मतलब हैबिटेट से है ना, और टी का मतलब टेंजिबल से है, और आई का मतलब इनकम से, आई का मतलब है इनकम से। इसका मतलब यह हुआ कि ये मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास, संरक्षण करना और तटीय क्षेत्र में जो है इनकम को बढ़ाना महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका है मिष्टी का। और ये योजना मुख्य रूप से 2023-24 में स्टार्ट की गई, उद्देश्य 2027-28 तक ये चलेगी, है ना। और 11 राज्यों के अंदर, 11 राज्यों में तटीय राज्य है उनमें ये प्रारंभ की गई। 11 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर रखे गए, ठीक है ना। विस्तार से केंद्र शासित प्रदेश है उनमें ये योजना है वो प्रारंभ की गई। तो 11 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें मुख्य रूप से इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो उद्देश्य किसका हो गया, मैंग्रोव वनों का संरक्षण, और मैंग्रोव वन जो है उनसे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो उसके लिए कार्य करना, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है माटो ग्रोसो। माटो ग्रोसो किस पठार, किस महाद्वीप में। अब पठार होता क्या, देखो एक तो अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से इस तरह की संरचना कहीं पे आती है तो इसको अपन बोलते हैं पर्वत शिखर, पहाड़ी पर्वत शिखर होती है मुख्य रूप से। और इसका यदि ऊपरी भाग अपनित होकर ये इस तरह से हो जाता है और थोड़ा प्लेन सा हो जाता है इस प्रकार का भाग इस पहाड़ का, तो इसको यह हो जाता है पठार। ये क्या हो जाता है, पठार। और मध्यम ऊंचाई की कोई पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कि औसत अपन लेते हैं कि इनकी औसत ऊंचाई लगभग है, औसत ऊंचाई इनकी यदि 600 मीटर से कम है तो इसको अपन लेते हैं पहाड़ियां। इसका नाम अपन क्या लेते हैं, पहाड़ियां, है ना। तो यहां पे पूछा है माटो ग्रोसो पठार, तो पठार का मतलब इसका ऊपरी भाग अपरित होकर के और ये नीचा हो गया है, मध्यम ऊंचाई का भाग मुख्य रूप से है। तो ये कहां पे है, तो आप ध्यान रखिएगा ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में मिलता है। यदि दक्षिण अमेरिका की अपन बात करेंगे तो इस प्रकार का सा महाद्वीप आपको नजर आएगा, है ना, इस तरह का सा महाद्वीप आपको नजर आएगा। और यह अमेरिका से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से। और यहां जो है, यहां की जो भूमि है इसको बोलते हैं ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन उच्च भूमि। और इस उच्च भूमि के अंदर मुख्य रूप से जो पठार है, यहां का जो पठार है, यही पठार ब्राजील के अंदर मुख्य रूप से कौन सा है, माटो ग्रोसो, यह पठार मुख्य रूप से यहां है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। मैंने ये क्लास पूरी ढाल रखी है विस्तार से, यदि आप देखना चाहो तो सर्वा क्लासेज पे प्रमुख महाद्वीप जो है उनके प्रमुख पठार और उनके पर्वत, है ना, वो मैंने विस्तार से डाला है। यदि आप देखना चाहो तो वहां पे आपको
मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय न्यून दाब की ओर चलने वाली पवने, है ना, चलने वाली पवने जो है दाब की ओर किस दिशा में चलती है। यहां पवन लिखना भूल गया, टाइपिंग मिस्टेक। पवने किस दिशा में ये चलती है। तो अब देखो ध्यान से, यदि हम यहां पे यदि एक डायग्राम लेते हैं, देखो ये हो गया, मान लिया ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर अपन भूमध्य रेखा डाल देते हैं। चलो ये मध्य बीच में भूमध्य रेखा डाल दी अपन ने, और इसके बाद में अपन डाल देते हैं इसके ऊपर कर्क रेखा। ठीक है, तो ये अपन ने पूछा क्या इसमें, उपोष्ण उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब और अधोध्रुवीय न्यून दाब। अब देखो अगली रेखा अपन नहीं डालेंगे, तो ये तो हो गया दक्षिण ध्रुव है और ये हो गया उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अब इससे में अपन देखेंगे कि इस ध्रुव के अंदर मुख्य रूप से यहां अपन चलेंगे 5 डिग्री 5 से दोनों ओर 5 से 5 के बीच में, इसको बोलते हैं ITCZ। क्या बोलते हैं, ITCZ न्यून अवदाब पेटी, ये भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, यहां यदि अपन चलते हैं, इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं यहां 60 से 65 के बीच, 60 से 65 के बीच, इसको बोलते हैं अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है, उच्च दाब, यहां क्या है, निम्न दाब, इस भाग में क्या है, निम्न दाब। अब पवन चलेगी कहां से चलेगी, उच्च दाब से न्यून की ओर। तो यहां हवा कैसे चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे चलनी चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण यहां भी कोरियोलिस बल प्रभावित करता है। पृथ्वी का कोरियोलिस बल यहां अपना प्रभाव डालता है, और कोरियोलिस बल के कारण मुख्य रूप से ये पवने क्या करती है, अपनी मूल दिशा जो दक्षिण से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जानी चाहिए थी, लेकिन अपनी मूल दिशा से भटक करके और कुछ इस प्रकार से यूं चलती है, है ना। इसको दूसरे कलर से मैं दिखा दूं कि ये पवने यूं चलती है, यूं मूल दिशा से यूं। इसका मतलब ये दिशा कौन सी होगी इनकी, ये तो हो गई दिशा अपन देखेंगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब ऐसे चल रही है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ऐसे चल रही है पवन, समझ गए। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, है ना। तो देख लो इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये हो गया स ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो गया सही। इस प्रकार से पछुआ पवने इसी रूप में चलती है, क्योंकि अधोध्रुवीय उच्च दाब है, सॉरी निम्न दाब है, उसको भरने के लिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से पवने चलती है। तो वायु दाब यदि पढ़ेंगे आप विस्तार से सर्वा क्लास स्टेज पे, तो यह क्लास भी आपको समझ में आ जाएगी क्यों चलती है, कौन कौन सी पवने मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन बल से प्रभावित होती है, कहाँ कहाँ उनकी दिशा कैसे विमुख होती है, किस प्रकार भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में भी ये जो पवने हैं मुख्य रूप से उनकी दिशा बदल जाती है। आप विस्तार से देखेंगे तो क्लास में आपको मिल जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला देख लो, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे साथियों, और प्रश्न भी बड़ा सिंपल है कि वर्ष 2023-24 में भारत में कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि भारत में सर्वाधिक अंगूर
अब अंगूर की खेती की बात आती है तो अंगूर की कृषि भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है, भूमध्य रेखीय। अब भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु भारत में मुख्य रूप से कहां मिलेगी, तो कहां मिलेगी, भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंदर नमी वाला क्षेत्र है ना, और तटवर्ती क्षेत्र, समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र मुख्य रूप से है, उन भागों में अंगूर या खट्टे फलों की खेती होती है। तो भारत में इस तरह की जो खेती होती है वो होती है पश्चिमी घाट के सारे यहां जो भी स्टेट है, इन स्टेटों में अंगूर की कृषि भारत में अच्छी होती है, समझ गए। और सर्वाधिक जो उत्पादन भारत का जो स्टेट करता है उस स्टेट का नाम मुख्य रूप से है महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट सर्वाधिक उत्पन्न करता है, तो सर्वाधिक उत्पन्न करता है महाराष्ट्र। अकेला महाराष्ट्र मेरे हिसाब से संपूर्ण भारत के अंगूर उत्पादन का 70% से अधिक प्रोडक्ट अकेला महाराष्ट्र करता है ना। तो सर्वाधिक होता ही महाराष्ट्र में है, तो यहां 23-24 की बात करेंगे तभी ये कितने किसके पास होगा, महाराष्ट्र के पास। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं है। तो ये थे 10 प्रश्न 9 सितंबर 2025 के अंदर जो डी ग्रुप था सेकंड ग्रेड का, उसमें जो जीके का पेपर था मुख्य रूप से ये 10 प्रश्न उसमें जो आए थे मैंने सोल्व करा दिए विस्तार से। आप इसमें एक चीज नोट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जो पेपर जो पीछे के आ रहे हैं उसके अंदर अगला जो पेपर आ रहा है उसमें प्रश्न जो आ रहे हैं वो सिमिलर है, उसी चैप्टर से ले जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक यदि थोड़ा सा पढ़ते हैं तो इजीली आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। क्लास कैसी लगी, मुझे लगा कि आपके लिए काफी फायदेमंद है, तो क्लास को शेयर कर दें, अन्य साथियों को जोड़ दें और संपूर्ण सर्वा क्लासेज जो है उसको लाइक कर दें, है ना। और अपना सर्वा क्लासेज का खुद का एप्लीकेशन है, वहां एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से और लॉगिन हो जाएं ताकि संपूर्ण नोट्स भी आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुंचा सकूं, ठीक है ना। तो देखते हैं अगली क्लास में नए बिंदु के साथ में, इसका जो ग्रुप सी है उसके साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ में और नई व्याख्या सहित। तो कैसे होगा अगला प्रश्न, क्या होंगे उसके प्रश्न, वो सभी देखेंगे हम अगले क्लास में। तो सर्वा क्लासेस को सभी साथी है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू साथियों।